हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं घटना चक्र मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। ऑलरेडी इससे पहले हमारे जो 5-6 टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को भी कवर किया है। ऑलमोस्ट उसमें हमारे 100 से ऊपर जो क्वेश्चन थे, तो आप वो सारे क्वेश्चन लगाइए, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचेगा अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज जो टॉपिक है वो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन है कि मॉडर्न इंडिया में एजुकेशन को लेकर क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे। तो वो सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू वाले पार्ट को। तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा यहाँ पर, वेयर वॉज द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। पूछा गया है कि पहला मदरसा इंडिया में कब सेटअप हुआ था, और ये जो मदरसा था ये ब्रिटिशर्स ने किया था। तो ये था आपका कैलकाटा में। तो जो पहला मदरसा था वो जो ब्रिटिशर्स ने स्टैब्लिश किया था वो कैलकाटा में था। 1780 में हुआ क्या था, वॉरेन हेस्टिंग ने इस मदरसा को फाउंड किया था। और ये भी ध्यान रखना कि इस मदरसा के फाउंडर कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग थे। आलिया, ठीक है ना, आलिया नाम से कैलकाटा। इट फर्स्ट हैड नाजिन, इसके जो फर्स्ट हैड थे वो नाजिन थे। और मुल्ला मुजुद्दीन, ठीक है, मुल्ला मुजुद्दीन। अरेबिक, पर्शियन, मुस्लिम लॉज वर टॉट इन दिस मदरसा। तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती थी, चाहे अरेबिक हो, पर्शियन हो, मुस्लिम हो। तो ये जो लॉज हो वो सब चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती थी। और बाद में ये यहाँ तक कि इन्हें मतलब ग्रेजुएट भी करते थे। ओके, जो ब्रिटिशर को बाद में हेल्प करते थे ये उनके रूल में, कि भाई वो जितने भी जो मुस्लिम लॉ वगैरह हैं, पर्शियन, जो अरेबिक जो भी बुक्स वगैरह है, कि उसमें इनको हेल्प करें जो लोग यहाँ से पढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने इस मदरसा को स्टार्ट किया था कि मदरसा हम स्टार्ट करेंगे, लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और वो फिर हमारी मानेंगे। तो ध्यान रखना कि वेयर वॉज द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया, तो वो था कैलकाटा में आपका। क्वेश्चन नंबर 2, द एशियटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाय। तो जो एशियटिक सोसाइटी थी बंगाल की, उसके फाउंडर कौन थे, तो उसके फाउंडर थे यहाँ पर सर विलियम जॉन्स। तो कौन थे, सर विलियम जॉन्स। ओके, एशियटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। यहाँ उसका जो नीचे की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दी हुई है यहाँ पर। तो ये भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हो सकता है कि इस बार जो क्वेश्चन है वो उसमें से ना बने, जो सेम जो क्वेश्चन पिछली बार रिपीट हुआ है वही बार बार रिपीट ना हो सकता है कि इसमें से आ जाए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें भी ध्यान से पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ब्रिटिशर्स शोड नो इंटरेस्ट इन द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग इन द अर्ली फेज ऑफ देयर रूल इन इंडिया। तो शुरुआत में इन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि लर्निंग के लिए इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना यहाँ पर एजुकेशन को स्प्रेड करने में भी कुछ इंटरेस्ट दिखाया। हालांकि सब कुछ ही अपने फ़ायदे के लिए ही कर रहे थे। जो वॉरेन हेस्टिंग थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उन्होंने यहाँ पर ओरिएंटल एजुकेशन को स्प्रेड करने में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया, काफ़ी मदद करी। सर विलियम जॉन्स ने देन जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट स्टैब्लिश एशियटिक सोसाइटी ऑफ कैलकाटा। तो जब जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था, उसके साथ साथ ही 1784 में जो एशियटिक सोसाइटी थी कैलकाटा में, उसको भी स्टैब्लिश किया गया था। और यहीं से कहीं ना कहीं एक स्टार्ट होता है, एक रिसर्च स्टार्ट होती है ओरिएंटल एजुकेशन के ऊपर, कल्चरल के ऊपर। एंड ब्रिटिश सिविलियन वर टॉट इंडियन लैंग्वेज, लॉज, कस्टम, रिलीजन, जोग्राफी। और यहीं पर ही जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी क्या शुरू कर दिया, जो इंडियन लॉज हैं, लैंग्वेजेस हैं, उनको पढ़ना शुरू कर दिया। जिसमें आपके विलियम जॉकिंस, कॉलब्रूक, विलियम कैरे, ये सब ऐसे हैं जिन्होंने ओरिएंटल एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फुटहोल्ड दिया। इन द ईयर 1791 जोनाथन डंकन इस्टेब्लिश द संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि जो बनारस में मतलब जो संस्कृत कॉलेज है वो कब स्टैब्लिश हुआ, तो वो 1791 में स्टैब्लिश हुआ संस्कृत कॉलेज। और उसको स्टार्ट करने वाले कौन थे, तो जोनाथन डंकन उसको स्टार्ट करने वाले थे। कहाँ पर है ये कॉलेज, तो ये बनारस में है, वाराणसी आप बोल दो। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले यही कि संस्कृत कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ, तो 1791 में। किसने स्टैब्लिश किया, तो जोनाथन डंकन ने इसको स्टैब्लिश किया। और तीसरी बात है यहाँ पर कि कहाँ पर इस्टेब्लिश किया, तो बनारस में इस्टेब्लिश किया। क्वेश्चन नंबर 3, हु फाउंडेड फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय एट वाराणसी। तो पहली बार किसने बनारस में संस्कृत महाविद्यालय को शुरू करा, तो अभी ऊपर पढ़कर आए हैं, संस्कृत कॉलेज की जगह आपको संस्कृत महाविद्यालय में मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका जो आंसर है वो है जोनाथन डंकन, ऑप्शन नंबर ए, जोनाथन डंकन। कब स्टार्ट किया था, तो 1791 में किया था। जो पिछले फैक्ट्स हैं उनको आपको साथ में लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वेलेस्ले स्टैब्लिश था फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा बिकॉज। सबसे पहले ध्यान रखना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज आपका कैलकाटा में है।
दूसरी बात है कि इसको बनाया किसने था, इस्टेब्लिश किसने किया था, तो वेलेस्ली ने किया था। विलियम से ध्यान रखना, डब्ल्यू फॉर विलियम, डब्ल्यू फॉर वेलेस्ली। और कहाँ पर इस्टेब्लिश किया है, तो कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया है। अब पूछा गया है कि इस्टेब्लिश क्यों किया था, तो सीधा जो आंसर है हम उसी लाइन को पढ़ेंगे, सारी लाइन को पढ़ के कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो इसका है ही वॉन्टेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। देखो जो भी काम ये करेंगे इसमें कहीं ना कहीं इनका फ़ायदा होगा। तो जिस भी स्टेटमेंट में इनका फ़ायदा दिखाई देता है, आपको बिल्कुल अगर नहीं भी आता है तो आप एक बार को रिस्क ले सकते हो उस पर टिक करने का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कि ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। और ऑप्शन ऐसा देखना जो सिर्फ एक अकेले ब्रिटिशर को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि उनके पूरे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको फ़ायदा पहुंचा रहा है। ये नहीं है कि लिखा आगे कि वॉरेन हेस्टिंग को तुम्हें पढ़ने का बड़ा शौक था, उसे इंडियन बुक्स पढ़ने का शौक था, तो इसलिए वो सब इंडियंस को पढ़ाने लग गया, मदरसा खुलवा दिया। अकेले के लिए तो नहीं करेगा ना वो काम। तो जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेस्ट था उस काम को उन्होंने शुरू किया, और उसमें चाहे उन्हें इंडियंस का थोड़ा फ़ायदा करना पड़ रहा है तो वो करते थे। ध्यान रखना, फोर्ट विलियम कॉलेज आपका कहाँ पर है, तो कलकत्ता में है, और वेलेस्ली ने इसको शुरू किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज वॉज फाउंडेड ऑन 10 जुलाई ना 1800 में। तो ठीक है, कब शुरू हुआ, तो 1800 में शुरू हुआ, कोलकाता में शुरू किया गया, वेलेस्ली ने शुरू किया। पर्पस हम पढ़ ही चुके हैं कि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यहाँ पर इस कॉलेज को इस्टेब्लिश करना चाहते थे। ठीक है। विथ रेफरेंस टू द फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अगर फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा की बात करते हैं तो सबसे पहले कि इट वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 10 जुलाई, है ना, मतलब इसमें देखो जून दे रखा है, जबकि ऊपर हमने अभी पढ़ा है कि क्या है ये जुलाई है, और यहाँ पे दे रखा है 10 जून, तो यही गलत हो जाता है। 1800 में हुआ तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आप देख सकते हो कि मतलब कितने फैक्चुअल चीज़ें पूछी जा रही है कि आपको डेट भी याद रखनी पड़ेगी। द फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स इन कैलकाटा, तो ये स्टेटमेंट आपकी पहली वाली हो जाती है गलत, क्योंकि यहाँ पर 10 जुलाई होना चाहिए और जबकि यहाँ पर दिया हुआ है 10 जून। द मेन पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशिंग दिस कॉलेज वॉज टू टीच इंडियन लैंग्वेजेस टू ब्रिटिश ऑफिसर्स, तो ये भी बिल्कुल सही है ना, दोनों का मतलब ये ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी पढ़ाना चाहते थे उन लैंग्वेजेस को, लेकिन ऐसा नहीं था कि सारे उसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उसमें उसमें इंडियंस भी थे, है ना। तो आगे क्वेश्चन ऐसे बदल के पूछे जा सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है कि जहाँ पर इनका फ़ायदा है वो चाहे भी खुद पढ़ना पड़े या चाहे इंडियंस को पढ़ाना पड़े, तो ये लोग करने को तैयार थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट 2। फॉर विलियम कॉलेज वॉज स्टैब्लिश बाय रिचर्ड वेलेस्ली 10 जुलाई 1800 विद इन द फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स इन कैलकाटा। इट वॉज स्टैब्लिश टू टीच इंडियन लैंग्वेजेस टू ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड टीचिंग अदर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, जिससे कि वो यहाँ पर रह रहे ब्रिटिश ऑफिसर्स को इंडिया की लैंग्वेज भी सिखा सके और दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उनको भी सिखा सके इंडियन लैंग्वेज में। Question number 6. With reference to educational institution during colonial rule in India, consider the following pair. तो संस्कृत कॉलेज एट बनारस ये बताना है, कैलकाटा मदरसा अभी पढ़कर आए हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज तो ये भी पढ़कर आए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट होगा यहाँ पर आपका कैलकाटा मदरसा, ठीक है, क्योंकि ये वॉरेन हेस्टिंग ने इसको स्टार्ट किया था। बाकी ये जो दोनों है ये आपके यहाँ पर गलत हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर हमने अभी देखा ही है इनका आंसर, यहाँ पर नीचे चलते हैं। संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस जोनाथन डंकन ने किया था 1791 में। वही बात करें वॉरेन हेस्टिंग को तो कैलकाटा मदरसा को इस्टेब्लिश किया था 1780 में। और फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करें तो ये रिचर्ड चोल वेलेस्ली ने किया था। देखो यहाँ पर ना ये वेलेस्ली आपको कहीं जगह दिखाई देगा, तो एक बार ज़रा पूरा नाम इनका देख के तभी आप याद करना कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो किसने शुरू किया था, वो रिचर्ड वेलेस्ली ने किया था। ठीक है ना, ये छोले वाले वेलेस्ली, रिचर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है, रिचर्ड चॉल वेलेस्ली ऐसे बोलेंगे वैसे तो, लेकिन आपको याद रखना है तो आप इन्हें छोले भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ जो ये कॉलेज है ये किसने स्टार्ट किया है, फोर्ट विलियम कॉलेज, तो वेलेस्ली ने। और वेलेस्ली की एक कैंटीन हुआ करती थी जहाँ पर वो छोले बेचता था, तो वो फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर ही उसकी वो कैंटीन थी। तो ऐसे याद रखना कि कौन से वेलेस्ली जिनके पास छोले थे वो फोर्ट विलियम कॉलेज को उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ओके, तो इतना तो याद रहना चाहिए। अब संस्कृत कॉलेज एट बनारस फिर से एक बार देख लेते हैं। जोनाथन डंकन 1791, वॉरेन हेस्टिंग कैलकाटा मदरसा 1780, फोर्ट विलियम कॉलेज बाय रिचर्ड चोल वेलेस्ली। ओके, सारा ध्यान रहेगा। कब स्टैब्लिश किया था फोर्ट विलियम कॉलेज, तो 10 जुलाई 1800 में। क्वेश्चन नंबर 7. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ऑफर्ड मेंबरशिप ऑफ रॉयल एशियटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस। तो ये किसने शुरू किया था ये, और ये मेंबरशिप किसकी थी, तो ये थी माइकल मधुसूदन दत्ता।
माइकल मधुसूदन दत्ता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, माइकल मधुसूदन दत्ता। माइकल मधुसूदन दत्ता वॉज ऑफर्ड मेंबरशिप ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस। इट वॉज स्टैब्लिश इन 1822 को। तो जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी थी पेरिस की कब स्टैब्लिश हुई थी, तो 1822 में हुई थी। और दादा भाई नौरोजी एक लिबरल पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे यूनाइटेड किंगडम ऑफ हाउस में 1892 से 1895। और ये ऐसे फर्स्ट एशियन टू बी ब्रिटिश एमपी, पहले पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन भी कि पहले एशियन कौन थे जो किसी ब्रिटिश पार्लियामेंट में एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्हें रखा गया था, तो वो दादा भाई नौरोजी थे। राजा राम मोहन रॉय ने क्या स्टार्ट किया था, तो ब्रह्मो समाज स्टार्ट किया था 1828 में। और इसका ब्रह्मो समाज का मेन जो एजेंडा था वो क्या था, वो बंगाली सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। ठीक है। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो ये यूएस गए थे सॉरी। और यहाँ पर इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 1893 में जो वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट हुई थी। और यहाँ पर इन्होंने क्या फाउंड किया था, तो रामकृष्ण मिशन इन 1897 किसने किया था, तो ये किया था स्वामी विवेकानंद ने। यूएस कब गए थे वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट के लिए, तो ये गए थे 1893 में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इंग्लिश मैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश। तो पूछा गया है कि पहले इंग्लिशमैन कौन से हैं जिन्होंने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, तो ये है चार्ल्स विल्किन। कौन है, चार्ल्स विल्किन। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, चार्ल्स विल्किन। Charles Wilkin was an Englishman known as the first translator of Bhagavad Gita into English, for which preface was written by Warren Hastings. Warren Hastings, then the Governor General of Bengal, shown a keen interest in spreading Oriental education. Question number 9. Who among the following was the first to translate कालिदास फेमस वर्क शकुंतला into English? तो पूछा गया है कि कालिदास का कौन सा फेमस वर्क था, मतलब फेमस वर्क था शकुंतला, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो पूछा गया है कि कालिदास के कौन से फेमस वर्क शकुंतला को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ओ सॉरी क्या बोले जा रही हूँ मैं, कि मतलब किसने इसको ट्रांसलेट किया था, तो ये थे सर विलियम जॉन्स। ठीक है, सर विलियम जॉन्स ने कालिदास के बहुत ही फेमस वर्क शकुंतला को किस में किया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ध्यान रखना, सर विलियम जॉन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेन रीजन फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वॉज। तो मेन रीज़न क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्हें अब जो मॉडर्न एजुकेशन था इंडिया में उसको फैलाने की बहुत ज़रूरत थी प्री इंडिपेंडेंस वाले पीरियड में। तो इसके पीछे मेन रीज़न क्या था, तो इसके पीछे मेन रीज़न ये था कि जब माइनॉरिटी वाले जो काम, मतलब जो माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क थे, जो माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट थी, उस पर उन्हें इंडियंस की ज़रूरत थी। तो उसके लिए अब इंडियंस का पढ़ा लिखा होना, वेस्टर्न एजुकेशन मिलना उन्हें बहुत ज़रूरी था। जब तक वो वेस्टर्न एजुकेशन नहीं लेंगे तो उनके एडमिनिस्ट्रेटर को, मतलब जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको कैसे समझेंगे। तो इसीलिए उन्हें अब लगा कि अब यहाँ पर हमें इंडिया में भी जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको स्प्रेड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। The major reason for the British government to spread modern education in India during pre-independence period was to reduce the expenditure of administration। और उनका एक मतलब ये भी था कि अगर हम इंडियंस को इन पोस्ट पर रखेंगे तो हमें उन्हें ना सैलरी भी ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी, तो इससे हमारा खर्चा बचेगा। द गवर्नमेंट wanted to increase the number of educated Indians to fulfill their requirement. There was an urgent need for educated Indians in minor administrative posts of British rule. Question number 11. Which of the following led to the introduction of English education in India? तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से बताना है कि किसने इंग्लिश एजुकेशन का जो इंट्रो किया, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया उसे। पहला है यहाँ पर चार्टर एक्ट ऑफ 1830, तो बिल्कुल सही है। चार्टर ऑफ 1813 में बात की गई थी कि भाई इंडियन एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, साथ में एक लाख रुपए अलॉट करने की भी बात की गई थी। दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके अंदर भी किसकी बात हुई थी, एजुकेशन के लिए बात हुई थी। थर्ड है ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कॉन्ट्रोवर्सी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब एक्ट आया था 1813, चार्टर एक्ट जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें कहा था कि 1 लाख रुपए अलॉट किए जाएंगे इंडियन मासेस के बीच में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। साथ में यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज़ के बारे में भी कहा गया था कि वो भी जाके इंडिया में क्या कर सकती हैं, अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकती हैं, प्रीच कर सकती हैं। 1823 में एक गवर्नर जनरल काउंसिल ने क्या करा, एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ध्यान रखना इसकी डेट याद रखना, मतलब ईयर याद रखना इसका, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का कि ये कब आया था, तो 1823 में आया था। और विच हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रांट 1 लाख रुपीज़ फॉर एजुकेशन। तो कहा इसको यही इसलिए कहा गया कि भाई जो 1 लाख रुपए देने की बात हुई थी उसके लिए पहले कमेटी बनेगी। इस कमेटी में 10 लोग थे
जिसमें लॉर्ड मैकाले भी थे एज द प्रेसिडेंट। तो दो बातें ध्यान रखना कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन किस चीज़ से जुड़ा हुआ था, तो एजुकेशन से जुड़ा हुआ था। कब आया था, तो 1823 में आया था। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले। Interestingly, during that time, there was a rapid change in attitude toward the composition of English education, mainly due to the missionaries and the political influence of the English language. Thus, for the Council of East India Company, the decision for granting money faced a greater problem. The controversy went on for 12 years. तो मतलब ये चीज़ें पूरी 12 साल तक चलेंगी. Even the General Committee of Public Instruction was also not able to decide the medium of instruction by vote. तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही थी कि मीडियम क्या रखना चाहिए. जो 10 लोगों की जो ये कमेटी बनाई थी, इसमें से 5 तो सपोर्ट करते थे इंग्लिश लैंग्वेज को और एंग्लिसिस्ट एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और जो बाकी थे वो सपोर्ट कर रहे थे क्लासिक लैंग्वेज को. दिस इज द फेमस एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी. समझ रहे हो, तीनों चीज़ें एक के बाद एक आई है. पहले चार्टर एक्ट 1813 आया, जिसमें कहा गया कि इंडियन एजुकेशन मतलब इंडियंस के बीच में मॉडर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें 1 लाख रुपए हमें अलॉट करने चाहिए. फिर उन 1 लाख रुपए को सही तरीके से अलॉट करने के लिए एक जनरल कमेटी बनाई गई, जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, जिसके हेड थे लॉर्ड मैकाले. और यहाँ पर क्या हुआ, इन 10 लोगों में से जो 10 कमेटी के जो मेंबर थे, 5 चाहते थे कि जो मीडियम है वो इंग्लिश रखा जाए और 5 चाहते थे जो मीडियम है वो क्लासिक रखा जाए, है ना. तो यहाँ पर ये चीज़ बड़ी दिक्कत दे रही थी. अब तो इसके चलते पूरे 12 साल कंट्रोवर्सी रही कि क्या करना चाहिए, कौन सा मीडियम रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए. तो तीनों चीज़ें एक के बाद एक है, ये आपस में जुड़ी हुई हैं. एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, लॉर्ड मैकाले wrote in minute detail where he made the conclusion regarding the controversy by introducing the English language for education of masses. Macaulay's opinion was that the public mind of India might expand under the English system, and through the English language it may educate the people into a capacity for better government. Question number 12. Which act of British government granted rupees 1 lakh for education in India for the first time? तो कौन सा एक्ट था, चार्टर एक्ट 1813. तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चार्टर एक्ट और एक्ट 1813. The East India Company Act 1813, also known as the Charter Act of 1813, was an act of the Parliament of the United Kingdom which renewed the charter issued to the British East India Company and continued the company rule in India. However, the company's commercial monopoly was ended except for tea trade and the trade with China. This act allotted rupees 1 lakh to promote the education among the Indian masses for the first time. Question number 13. चार्ल्स वुड डिस्पैच वॉज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये किससे जुड़ा हुआ था, ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ था. ऑप्शन नंबर ए. 1853 में चार्टर एक्ट आया था और इट वॉज रियलाइज दैट द सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ एजुकेशन वॉज नेसेसरी फॉर इंडिया. एज अ रिजल्ट वुड डिस्पैच इशू वॉज was issued with Sir Charles Wood as a president of the Board of Control of Education. Main objective of the dispatch was to impart Western education. ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन लाना चाहते थे वो इसके थ्रू इंडियन पीपल के लिए, और साथ में उनके बीच में क्या डेवलप करना चाहते थे, इंटेलेक्ट एंड मॉरल कैरेक्टर, वो भी उसी तरह से जिस तरह से ब्रिटिशर्स चाहते हैं. यहाँ पर क्या रिकमेंड किया गया वुड डिस्पैच में, an education department to be set up in every province, university on the model of the London University to establish in a big cities such as Bombay, Calcutta and Madrasa. At least one government school be opened in every district. Affiliated private schools should be given a grant. The Indian natives should be given training in their mother tongue also. The provision was made for the systematic method of education from the primary level to the university level. The government support एजुकेशन फॉर वुमेन. तो मतलब इसमें जो वुमेन के एजुकेशन की सपोर्ट की बात भी हुई है. रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है बतानी है हमें. पहली है ग्रांट्स इन एड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस, तो बिल्कुल सही है ना, प्राइवेट स्कूल के लिए रखा गया था. दूसरी स्टेटमेंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वॉज रिकमेंडेड, तो ये भी सही है, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात हुई थी. इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल द लेवल ऑफ एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर कहा था कि मदर टंग में भी होगी. जो प्राइमरी एजुकेशन है वो किस में होगा, वो मदर टंग में होगा, इंग्लिश में नहीं होगा. तो दो स्टेटमेंट आपके ऊपर की सही है, ये थर्ड वाली आपकी गलत है. ये हम किस में पढ़ रहे हैं, तो वो डिस्पैच में पढ़ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना. Charles Wood Dispatch 1854 introduced grants in aid system and it also recommended the establishment of university at Calcutta, Madrasa, Bombay on the pattern of British University. Question number 15 पे आते हैं. In the Hunter Commission report, special emphasis was laid on the development of. तो ये बात की गई थी हंटर कमीशन के अंदर प्राइमरी एजुकेशन. ध्यान रखना, हंटर कमीशन से हंटर से याद रखना कि हंटर होता है जिससे मारने का काम आता है, और ज़्यादा लोग छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा जो पिटाई होती है हमारी वो हम जब भी होती है स्कूल में जब हम छोटे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर वही है, जब हम प्राइमरी एजुकेशन ले रहे होते हैं सबसे ज़्यादा पिटाई हमारी जब भी पड़ती है. तो यहाँ याद रखना कि हंटर से मार रहे हैं वो प्राइमरी एजुकेशन वालों, कैसे याद रख लेना. ठीक है,
और सी प्राइमरी एजुकेशन। तो हंटर कमीशन वॉज फाउंडेड अंडर डब्ल्यू हंटर इन 1882 फॉर रिवाइविंग द एजुकेशनल डेवलपमेंट आफ्टर 1854। दिस कमीशन रिकमेंडेड फॉर प्राइमरी डेवलपमेंट। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लॉर्ड रिपन। किसने किया था इसको? लॉर्ड रिपन ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था, हंटर कमीशन को 1882 में किया था। The commission recommended for vocational training in school education and brought out inadequate facilities available for female education in the country. The recommendations were partially implemented. क्वेश्चन नंबर 16, हु हैव अपॉइंटेड फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड इन विच ईयर? तो पहली बार किसने किया था ये? अब ये भी ऊपर पढ़कर आए हैं। 1882 में हंटर कमीशन आया था। कौन लेकर आया था? लॉर्ड रिपन लेकर आया था। लॉर्ड रिपन। हंटर कमीशन 1882। फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन इंडिया वॉज द हंटर कमीशन विच वॉज established by Lord Ripon in 1882 under the chairmanship of Sir William Hunter, who was a member of Executive Council and Viceroy. When was the नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश? तो जो नेशनल एजुकेशन जो काउंसिल है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो वो हुई थी 15 अगस्त 1906। बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछी गई है। तो 15 अगस्त 1906। The citizen of Rangpur held a conference on 16th November 1905. On 8th November 1905, Rangpur National School was started with the objective of imparting indigenous education, both general and technical, to Indians. The birth of the National School sparked off the movement, culminating in the formation of National Council of Education. The order directing the flogging of the student of Madaripur High School and defense by the headmaster acted as a major catalyst. In the meeting held on 9th November 1905, in the field of academic clerk, Subodh Chandra Basu Mulek pledged ₹1 lakh for the foundation of National University in Bengal. On the call of Ashutosh Chaudhary to boycott Calcutta University, eminent men of the country were asked to rally on 16 November on the Bengal Landholders Association for a conference to found a National Council of Education dealing with literary, scientific, technical fields at all India level. At the NCE founded the Bengal National College. तो ध्यान देखो, बीच में जो भी है पढ़ लेना, लेकिन जो इसमें फैक्चुअल बातें हैं वो ध्यान रखनी है। जैसे ये भी वाला पॉइंट आया है कि एनसीई ने क्या फाउंड किया? तो एनसीई ने, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ने फाउंड किया बंगाल नेशनल कॉलेज को और बंगाल नेशनल स्कूल को। कब किया? तो 15 अगस्त 1906। कब किया? 15 अगस्त 1906। ओके, और यहाँ पर भी हमारा क्या था? एनसीई। तो ये भी 15 अगस्त 1906। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही है कि एनसीई कब फाउंड हुआ था? तो 1906 में हुआ था, 15 अगस्त। और यहाँ पर उसके चलते फिर क्या दो चीज़ें बनाई गई थी? तो बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल नेशनल स्कूल। सेडलर कमीशन वॉज रिलेटेड टू, तो सेडलर कमीशन किन से जुड़ा हुआ था? तो सेडलर कमीशन भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ था। एजुकेशन की जैसे बात आती है तो बच्चे क्या हो जाते हैं? सेड हो जाते हैं कि फिर से पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखना ऐसे, सेडलर कमीशन वॉज रिलेटेड टू एजुकेशन। ठीक है, सेडलर कमीशन वॉज रिलेटेड टू education. In 1917, the government of India appointed a commission to study report on the problem of Calcutta University. Dr. M.E. Sadler, Vice Chancellor of the University of Leeds, was appointed its chairman. The commission included 2 Indian members. कौन से थे इसमें सेडलर कमीशन में? आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। आशुतोष और जियाउद्दीन। सेडलर कमीशन held the view that the improvement of secondary education was a necessary condition for the improvement of university education. It is strongly criticized the University Act 1904. तो सेडलर कमीशन ने बिल्कुल स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 को और रिपोर्ट किया था that there is no proper coordination between colleges and universities. Although commission reported on the condition of Calcutta University, its recommendation remarks were more or less applicable to other Indian universities also. Question number 19, when did the British government appoint Sadler University Commission for reforms in education? तो वही है 1970, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड मैकले वॉज रिलेटेड टू, तो लॉर्ड मैकले किससे जुड़े हुए थे? तो जुड़े हुए थे इंग्लिश एजुकेशन से। William Bantic appointed a committee headed by the Lord Macaulay to make recommendation for the promotion of education in India. In his report, Macaulay emphasized the promotion of education, literature, science through English medium to the people of India. This recommendation was wholeheartedly accepted by William Bantic. The government resolution in 1835 made English as the official and the literary language of India. Question number 21.
ड्यूरिंग इंडियाज कॉलोनियल पीरियड द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्टरेशन वॉज रिलेटेड टू। तो किससे जुड़ी हुई थी ये डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी? तो ये जुड़ी हुई थी एजुकेशन से। डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी वॉज रिलेटेड टू एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट, ये चाहते थे कि एजुकेशन का अपलिफ्टमेंट हो। एंड द फिल्टरेशन थ्योरी इन एजुकेशन मीन कमिंग डाउन ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो डाउनवर्ड थ्योरी है मतलब नीचे से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर लेवल, फिर लेवल, फिर लेवल, ऐसे फ्रॉम हायर क्लास पीपल टू द लोअर क्लास और द जनरल पीपल। Lord Macaulay explained his point of view by stating that purpose of the company was not only educated to elite group। उन्होंने बताया मैकले को, मतलब मैकले ने एक्सप्लेन की ये चीज़ कि हमारा पर्पस सिर्फ यही नहीं है कि जो एलाइट ग्रुप्स है सिर्फ उन्हीं को एजुकेट करें, विच वुड एजुकेट द जनरल पब्लिक लेटर, दस फुलफिलिंग द गोल ऑफ एजुकेटिंग द मासेज इन जनरल। सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हो गई, देखो इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि लॉर्ड मैकले एक्सप्लेन हिज पॉइंट ऑफ व्यू बाय स्टेटिंग दैट पर्पस ऑफ द कंपनी वाज ओनली टू एजुकेट इलाइट ग्रुप। वो कहता था कि हमें सिर्फ किसको, पहला हमारा मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि जो इलाइट्स ग्रुप है हम उनको करें, क्योंकि अगर हम बड़े बड़े खानदान के जो लोग हैं उनके बच्चों को पढ़ा देंगे तो वो क्या करेंगे, वो इंडिया की जो मासेज है वो उसको अपने आप कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि जितना अच्छे से इंडियन की बात समझेगा उसकी बातों से इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो हमारी बातों से नहीं हो सकता। और भाई वही है कि अमीर आदमी का तो अपना अलग ही जवाब होता है ना। अभी भी आप देख लो टाटा अंबानी ये सब भागे भागे चले जाते हैं इनकी शादियों वगैरह में। तो यहाँ पर वो वही चीज़ चाहते थे कि बड़े बड़े घरों के जो बच्चे हैं, बड़े बड़े घरों से जो लोग हैं उनको पढ़ाया, बाद में वो सबको कंट्रोल कर ही लेंगे। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का यही था कि ऊपर से, है ना, इस तरह से था ये कि पहले ऊपर के ग्रुप को पढ़ाएंगे, उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे ग्रुप को तो कंट्रोल कर ही लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोपाउंडर ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी इन इंडियाज एजुकेशन पॉलिसी वॉज। तो फिर से वही है, मैकले सबसे बड़ा यही था। द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वॉज लेड बाय। तो फाउंडेशन कब से रखी गई थी? तो मैकले माइन्यूट्स ऑफ 1835। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो फाउंडेशन थी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की वो मैकले के 1835 वाले सिस्टम से रखी गई थी। इन दैट he poured comment on the Sanskrit or Arabic by saying that a single shelf of a good European library was worth the whole literature of India and Arabia। तो इतनी बड़ी बात कही थी इसने, तो ये ध्यान रखना, बड़ी और बेकार ही की बात। ओके, Macaulay that suggested making English the language of higher education in India while the Western language as a subject of study। Bentinck accepted his suggestion. According on 7th March 1835, a resolution passed by the government declared his lordship is the opinion that the great object of the British government ought to be the promotion of European literature and science among the natives of India, that all the funds appropriated for the purpose of education would be best employed on English education alone. Bentinck's resolution opened a new chapter in the history of Indian education. It was from that time that Western education began to spread in India rapidly। क्वेश्चन नंबर 24, इन हुज ट्रेन वॉज इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो किसके टाइम पे इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में? तो ये हुआ था लॉर्ड विलियम कैंडेविस बेंटिक के टाइम पे। तो इंग्लिश एजुकेशन किसके टाइम पे हुआ था? तो कैंडेविस बेंटिक के टाइम पे। ठीक है। द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी इन इंडिया कैलकाटा मदरसा कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1857 में। कब हुई थी? 1857 में। ठीक है, जब वॉर चल रहा था तो 3 यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था। मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम विच वॉज लेड डाउन ऑन द डिस्पैच ऑफ द चार्ल्स। देखो ध्यान रखना कि चार्ल्स का जो चार्ल्स वुड डिस्पैच था वो कब आया था? 1854 में आया था, और उसी में बात की गई थी कि हमें यूनिवर्सिटीज़ लगानी चाहिए। तो उसके आसपास की जो भी डेट आपको दिख जाए तो वो 1857 है, तो आप उसी के साथ जाएंगे। ठीक है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट वुमेंस यूनिवर्सिटी इन मुंबई वॉज द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ। तो वुमेन यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने का जो एफर्ट है वो किसने किया था? वो क्या था? डी.के. कार्वे। ऑप्शन नंबर बी, डी.के. कार्वे एक सोशल रिफॉर्मर थे ये, और इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है विडो रीमैरिज के लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए। विडो रीमैरिज जो एसोसिएशन थी वो भी शुरू करने में इन्होंने, मतलब उसके फाउंडर माने जाते हैं ये। इन 1896 ही ओपन विडो होम इन पुणे। ध्यान रखना ये भी कि 1896 में इन्होंने विडो होम भी पुणे में स्टार्ट किया था। द ऑब्जेक्ट ऑफ गिविंग हाई कास्ट वुमेन्स एन इंटरेस्ट इन लाइफ बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स मेकिंग देम सेल्फ सपोर्टिंग। ही सेट अप इंडिया वुमेन यूनिवर्सिटी इन एट बॉम्बे इन 1960। तो ये भी ध्यान रखना कि वुमेन यूनिवर्सिटी जो बॉम्बे में स्टैब्लिश हुई थी वो 1960 में हुई थी। ही वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाइएस्ट ऑनर भारत रत्न इन 1958। हु वॉज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। तो इससे कौन जुड़े हुए हैं? तो इससे जुड़े हुए हैं बीजी तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से बीजी तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी कब आई थी? तो 1884 में आई थी। कब आई थी? 1884 में आई थी। कौन जुड़े हुए हैं ऐसे? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एंड गोपाल गणेश अगरकर एंड वमन शिवराम आप्टे एंड महादेव बल्लाल
नामजोशी। तो सारे ही नाम याद रखने पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं इसे छोड़ने का, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, वैसे भी बहुत बार आ चुका है ये। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, तो बाल गंगाधर तिलक के साथ साथ बाकी सारे नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। लोकमान्य तिलक, ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनके साथ साथ गोपाल गणेश अगरकर, वमन शिवराम आपटे और महादेव बल्लाल नामजोशी। ध्यान रख सकते हो, देखो सबके नाम में कहीं ना कहीं भगवान का नाम छिपा हुआ है। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, तो ये तो आपको ऐसे ही याद हो गया होगा। तो मतलब ये है कि भैया जब पूजा करोगे तो आपको तिलक लगाना पड़ेगा। तो बाल गंगाधर तिलक, साथ में गोपाल गणेश, तो इसमें गणेश आ गए। दूसरा है फिर वमन शिवराम आपटे, तो इसमें शिव आ गए। और फिर लास्ट में है महादेव बल्लाल नामजोशी। तो अगर ऑप्शन में आ जाए तो थोड़ा याद रखना कि भाई डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी में बाल गंगाधर तिलक, तो इसमें ज़्यादातर सभी हमारे जो देवता हैं उनके नाम हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्टैब्लिश फर्स्ट, तो यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि इनमें से सबसे पहले स्टैब्लिश क्या हुआ था। तो हिंदू कॉलेज हुआ था सबसे पहले, तो ये आप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदू कॉलेज कब हुआ था? 1817 में हुआ था। कब हुआ था? 1817 में हुआ था। वहीं बात करें मायो कॉलेज की, तो मायो कॉलेज हुआ था आपका 1875, 1875। मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज, तो ये भी आपका 1875। दिल्ली का देख लेते हैं, दिल्ली का मुझे भी नहीं पता। दिल्ली का हुआ था 1824। कब हुआ था? 1824। दिल्ली 1824। देखो हिंदू कॉलेज ज़्यादा सबको याद होगा 1817, डेविड हेयर ने किया था ये। उसके बाद है फिर यहाँ पर मायो कॉलेज, तो मायो कॉलेज आपका अजमेर में है। मायो कॉलेज कहाँ है आपका? अजमेर में है। कहाँ पर? तो ये है 1875 में। मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज, ये सभी को पता होगा अलीगढ़ में, तो ये भी 1875। दिल्ली कॉलेज तो भाई दिल्ली में ही होगा, तो 1824। ओके, फिर से वही है, तो ये भी पढ़कर आए 1875। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इन कोलैबोरेशन विद डेविड हेरे एंड अलेक्जेंडर डफ, तो ध्यान रखना ये हमने ऊपर भी देखा था। तो यहाँ पर डेविड हेयर के साथ साथ आपको अलेक्जेंडर डफ का भी नाम याद रखना है कि इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है हिंदू कॉलेज को स्टैब्लिश करने में कलकत्ता में। तो पूछा गया किसके कोलैबोरेशन से, तो ये हुआ था राजा राम मोहन रॉय के कोलैबोरेशन से। किसके? राजा राम मोहन रॉय हैं, उनके कोलैबोरेशन से डेविड हेरे और अलेक्जेंडर डफ ने हिंदू कॉलेज को स्टैब्लिश किया था कलकत्ता में। Which one of the following had vigorously advocated for religious education in the university education? Religious education के लिए कौन चाहते थे? तो ये थे मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है, जो religious education चाहते थे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ये भी इंडियन एजुकेशनिस्ट थे, पॉलिटिकल थे। फॉर हिज रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ही इज़ नोन फॉर विगरसली एडवोकेटिंग फॉर रिलीजियस एजुकेशन इन द इंडियन यूनिवर्सिटी। तो मदन मोहन मालवीय जी एक रिलीजियस एजुकेशन भी चाहते थे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में। इन्होंने क्या क्या फाउंड किया? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1960 में, और मालवीय वाइस चांसलर थे BHU के 1919 से 1938 तक। इन्होंने हिंदुस्तान को पब्लिश किया। मदन मोहन मालवीय ने किसको पब्लिश किया? तो हिंदुस्तान को, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय को, मर्यादा को और किसान को। इंडियन यूनियन, मर्यादा और अभ्युदय और किसान, ठीक है, तो ध्यान रखना ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 32, हु वॉज द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? तो ये है लॉर्ड हार्डिंग। कौन है? लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो फाउंडेशन स्टोन की बात की जाती है कि भाई वो किसने रखी, तो वो है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग वॉज देन वाइसरॉय लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑन 4 Feb 1960 ऑन द ओकेजन ऑफ बसंत पंचमी। और वैसे शुरू किसने किया था? अभी अभी ऊपर पढ़कर आए हैं हम, तो मदन मोहन मालवीय जी ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू बी डिक्लेयर एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी? तो किसको पहली बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया? तो ये क्या थी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओके, शुरू किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय जी ने इसको शुरू किया। फाउंडेशन स्टोन की बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। तो ये सारी फैक्ट्स याद रखना। यहाँ पर देखो हमारा ये पूरा खत्म हो गया है। ये जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे सारे आपको याद रखने हैं, बार बार इनको पढ़ना है। एक बार में तो देखो बिल्कुल याद नहीं होना। पहली बार वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में देखो, मतलब नॉर्मल पे देखो, उसके बाद 2x कर लो। बाद में फिर आपको चीज़ें 2 से 3 बार आप देखोगे तो आपको खुद याद हो जाएंगी। यहाँ नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रेस से रिलेटेड, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में कवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके और लाइक करके आप बता सकते हैं। थैंक यू।